नंबर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि आप नंबर्स की फॉर्मेटिंग कर रहे हो, ठीक है। और नंबर की फॉर्मेटिंग करने का मतलब ये है कि उस नंबर्स का ना मीनिंग्स बदल जाता है। फॉर एग्जांपल्स जैसे देखो, ये आपने कुछ लिखी है वैल्यू, कोई भी कॉलम्स हो, डेट हो, टाइम हो, कुछ भी ले लो, कोई एक टेबल होगी, ये आइटम है, ये जैसे सेल है भाई, सेल्स है। तो देखो जनरली जैसे मान लो आपने यहाँ पे 1256 लिखा। अब जैसे इसे आपने अगर आप मान लो चेंज कर रहे हो डॉलर में, तो इसका मतलब कि ये करेंसी में है ना। सिमिलरली ऐसे या परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो। तो अलग अलग जो भी चीज़ें लेनी है आप यहाँ पे उसकी डेसिमल वैल्यू को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये इसका मीनिंग्स चेंज हो रहा है। यानी ये चीज़ें डॉलर लगने से आपको ये चीज़ें श्योर हो गए कि हम जो अमाउंट में हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमाउंट के लिए कर रहे हैं। वैसे ही सपोज मान लो यहाँ पे 44,526 लिखा है, तो अभी के लिए इसे अगर आप डॉलर में चेंज कर रहे हो तो ये भी अमाउंट के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। बट अगर ये डॉलर ना करके अगर जैसे सपोज मान लो आपने यहाँ पे डेट ले लो, ये डेट, तो एक तारीख निकल के आ गई 11/26/2021, ठीक है। लिखा क्या था आपने, लिखा था 45,526 और फॉर्मेट चेंज करते इसकी मीनिंग चेंज हो गई। एंड देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी हमारा डेट होता है वो डेट भी हमारे लिए एक नंबर होता है। जैसे आज की जो डेट है, आज है 16 दिसंबर, तो देखो 16 दिसंबर भी अपने आप में कोई ना कोई एक नंबर होगा। जैसे कल को हो जाएगा 17, परसों को हो जाएगा 18, ये 17 हो जाएगा भाई, और ये मान लेता हूँ मैं 18। तो देखो ये भी क्या है, ये भी मेरे लिए एक नंबर्स है। भले आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ डेट के जैसा, बट अगर इसे कैलकुलेट करना शुरू करें 1 जनवरी सन 1900 से, तो ये आपको ये नंबर्स दिखाई पड़ेगा। यानी आज है, यानी सन 1 जनवरी सन 1900 से आज तक जो दिन हुआ है वो हुआ 45,276 दिन हो चुके हैं। कल हो जाएगा 45,277, परसों हो जाएगा 45,278। तो ये फॉर्मेटिंग चेंज करने से ये चीज़ें, यानी कि जो डेट भी है वो इसी तरीके से बनी गई है, वो दिखाया भले आपको एक डेट के कॉन्टेक्स्ट में अच्छे से दिखाया जाता है फॉर्मेट करके। तो देखो इसी तरह से अब जब अगर अब आज का टाइम में बैंक में पासबुक प्रिंट कराने जाते होंगे, तो आपने एक नोटिस किया होगा कि जो यूएस फॉर्मेट है, यूएस फॉर्मेट में अगर आपका बैलेंस या कोई भी नेगेटिव वैल्यू लिखनी है तो नेगेटिव वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। जैसे -45 है भाई, तो 45 अगर इस तरीके से लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि -45। देखो ब्रैकेट लगा के मैंने लिख रहा हूँ, मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में मैंने मैंने 45 लिखा, लेकिन इस एक्सेल को ये बात पता है कि ब्रैकेट में लिखते हैं वो माइनस नंबर होती है। बैंक में अगर आप आजकल अपना पासबुक लेके जाओ तो ऐसे ही छप के मिलेगा आपको। अगर बैलेंस निगेटिव में गया है तो ऐसे मिलेगा, निगेटिव नंबर्स नहीं दिखाया जाएगा आपको, ब्रैकेट में लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप ऐसे भी लिख रहे हो -45, तो ये भी दोनों मीनिंग सेम ही है, कुछ बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सेम है, कोई फर्क नहीं आ रहा। तो देखो नंबर फॉर्मेटिंग्स का सिंपल फंडा है भाई, यहाँ पे आपने जितने रेंज में लगाना है उतना रेंज आपने सेलेक्ट कर लेना है, और कंट्रोल 1 के साथ ये फॉर्मेट सेल वाला ओपन कर लेना है, या राइट क्लिक करके ओपन करोगे खुल जाएगा। देखो जो जनरल होता है तो जनरल वाला ऐसा होता है, कुछ नहीं लगा होता है, जो नंबर्स आपने लिखा वही नंबर्स आपको दिखाई पड़ते हैं। अगला ये जो नंबर्स है, इस नंबर में देखो डेसिमल कितने डिजिट पे दिखाना है वो आपसे पूछ रहा है। थाउजेंड्स में सेपरेटर लगाना है नहीं, ये थोड़ा पढ़ने में अच्छा होता है, वो कॉमा दिखता है बट वो रियल में कॉमा होता नहीं है, केवल दिखने के लिए होता है कि आपको पढ़ना आसान हो। अब आपसे यहाँ पे बोला है कि निगेटिव नंबर की ये फॉर्मेटिंग है, अगर इसमें कोई निगेटिव नंबर्स लिखेगा तो वो निगेटिव के साथ दिखाई देगा। अगर दूसरा वाला फॉर्मेट लोगे तो निगेटिव में देखो ये रेड कलर में है,
तो निगेटिव वैल्यू रेड कलर में अपने आप दिखाई देगी। ये वाला कहोगे तो ब्रैकेट में होगा, तीसरा वाला कहोगे तो ब्रैकेट के साथ ही रेड कलर में होगा। सपोज मैं दूसरा वाला लेता हूँ, 2 अंक पे मैं डेसिमल वैल्यू को लेता हूँ, सेपरेटर भी ले लेता हूँ मैं। तो हमने देखो 4 से लेकर 11 के सेल हमने सेलेक्ट करी है, तो उसमें ये काम करेगा मेरा। तो देखो मैंने ऐसे लिखा 12,650 कुछ ऐसा लिखा, जो ठीक ठाक है, 2 डिजिट पे डेसिमल लग गई और थाउजेंड्स के लिए वो एक कॉमा सेपरेटर लग गया है। बट एक्चुअल में फॉर्मूला बार में आके देखोगे तो कहीं पे कॉमा है नहीं, वो खाली पढ़ने के लिए आसान हो इसलिए ऐसा करता है। अब देखो जैसे माइनस में आपने कोई भी वैल्यू लिखा तो ये रेड कलर में हो गई। अब जैसे मान लो अगर आपने 15 में से -50 घटा रहे हो तो इसका भी आंसर मिलेगा आपको -35। तो -35 वो निगेटिव वैल्यू होगी तो वो भी रेड में हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अगला जो है नंबर फॉर्मेटिंग में ये करेंसी है। इसमें से आप कोई करेंसी चूज करना चाहो तो करेंसी चूज कर लो। इसमें रुपए, डॉलर, पेसोस, युआन जितने भी हैं, रिंगिट्स, मलेशियन रिंगिट और जो भी चाहो वो ले लो, एन, फिलिपिनो, लाओस, तो जो भी करेंसी चाहिए वो करेंसी की फॉर्मेटिंग आप यहाँ से उठा सकते हो। करेंसी और अकाउंटिंग में कोई मेजर फ़र्क नहीं है, लगभग दोनों सेम ही हैं। ठीक है, बस इसमें फ़र्क यह है कि करेंसी में आपको माइनस वाली की फॉर्मेटिंग मिलती है निगेटिव नंबर्स की करने के लिए एक्स्ट्रा, और अकाउंटिंग में ये चीज़ नहीं मिलती है, खाली आप उसमें करेंसी पुटअप कर सकते हो। अगला जो है, अगला डेट की फॉर्मेटिंग है। जैसे ये मैंने मान लो डेट सेलेक्ट किया है, डेट को आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, तो देखो ये डेट की फॉर्मेटिंग है, यानी 3/14/2012, यानी सबसे पहले आप दिखा रहे हो इसमें महीना, फिर तारीख दिखा रहे हो, फिर 2012 ईयर दिखा रहे हो। आप उसमें डेज भी दिखाना चाहते हो, लाइक वेडनेसडे, मार्च, ऐसे करके, तो ये करोगे तो ये वाला डेट इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो ये मत समझना कि इसमें SATURDAY लिखा गया है, ये लिखा नहीं है, ये आपको दिख रहा है खाली। जैसे एक फंक्शन होता है आपका लेन फंक्शन होता है। जैसे लेन फंक्शन से आप पूछोगे कि भाई इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें बताएगा कितने कैरेक्टर्स लिखे गए हैं। तो देखो ये आपको बता रहा है 5 भाई, जबकि सैटरडे में SATURDAY, जबकि ये खुद ही अपने आप में 8 कैरेक्टर है सैटरडे ही, तो ये 5 क्यों बता रहा है। मैंने अगेन बोला हूँ कि ये दिख रहा है, ये है नहीं। एक्चुअल में ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू होगी 44,526 के जैसा कुछ, सॉरी ये वैल्यू है 45,276। तो इसमें 5 ही कैरेक्टर्स हैं, ये उसी की लेंथ बता रहा है। ये फॉर्मेट बदल रहा है अलग अलग रूप में, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो है नहीं। कोई डाउट? ये स्टैंडर्ड डेट सर तो फॉर्मूला बार में भी डेट ही दिखाएगा कि नंबर नहीं दिखाएगा ना? हाँ, फॉर्मूला बार में डेट के साथ नंबर नहीं दिखाता है भाई, डेट दिखाता है ये। इसमें जो स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट होता है, फिर लाइक कौन सा होता है, ये यूएस वाला या इंडिया वाला? मोस्टली तो यूएस वाला ही ऑफिस में यूज करते हैं। वो तो आपकी कंप्यूटर के सेटिंग पे डिपेंड करता है ना, उस दिन बताया तो था मैंने। सर तो कौन सा वाला होने से अच्छा है? मेरा वाला बाय डिफॉल्ट सब इंडियन ही है, रुपीज आ रहा है, उससे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोस्टली देखो यूएस फॉर्मेट हम इसलिए यूज करते हैं, जितने सारे कंपनी आप होती है ना, सारी कंपनी ने यूएस के ही प्रोजेक्ट होते हैं हमारी कंपनी में। आप आपके जो भी दोस्त होंगे पता करोगे, सारी कंपनी इंडिया में यूएस की तो हैं, चाहे अमेजन हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, इवन हम भी जिस कंपनी के लिए काम करें, एसेंचर हो, ये सारे यूएस के हमारे क्लाइंट होते हैं भाई। हाँ, मेरे में भी यूएस फॉर्मेट की डेट यूज होता है। मोस्टली यूएस फॉर्मेट ही यूज होता है भाई। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी भी यूएस ही गवर्न कर रहा है मोस्टली, तो यूएस का ही फॉर्मेट ज़्यादा है। बट ऐसा कुछ है नहीं, अपने इंडियन फॉर्मेट में भी काम करो, वो इजीली सिंक होता है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको चेंज करने का मन करे तो आप चेंज कर लेना है, यहाँ से जाना है। बैंक में तो फॉर्मेट यूज होता होगा ना? ठीक बैंक में क्या बोल रही हो आप? इंडियन फॉर्मेट यूज होता होगा राइट? बैंक में यूएस फॉर्मेट यूज होता है। और देखोगे बैंक वाले कोई अगर लॉ की भी बात करेंगे
तो यूएस यूएस करके लिखा रहेगा। और बैंकिंग सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो फ्लेक्स क्यूब ही ज़्यादा यूज होता है, पता करना, मैंने देखा है, मैंने फ्लेक्स क्यूब पे काम भी किया है। वो फ्लेक्स क्यूब ओरेकल ने बनाया हुआ है और मैंने देखा है मोस्टली पूरे वर्ल्ड वाइड के बैंकिंग सिस्टम में वही यूज होता है। देखो इस चीज़ से आपको कोई ना डरने वाली बात नहीं है कि ये मेरा इंडियन फॉर्मेट है या इस फॉर्मेट है, ये एक्सेल उस चीज़ को खुद ही हैंडल करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसी में डेट फॉर्मेट में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे आपको ये इंडियन फॉर्मेट, सॉरी, ये अगर आपको सबसे पहले ईयर दिखा रहे हो, फिर मंथ दिखा रहे हो, फिर तारीख दिखा रहे हो, तो ये वाला आप सेलेक्ट कर लोगे, यानी 2012-3-14। तो देखो ये उस तरीके से आ जाएगी, सबसे पहले ईयर, फिर आ जाएगा आपका मंथ, फिर तारीख। ये वाला एक ग्लोबल स्टैंडर्ड इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फॉर्मेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है भाई। ये उल्टा चलता है, सबसे पहले बड़ी वाली यूनिट चलेगी जो साल होती है, उसके बाद छोटी यूनिट जो कि मंथ होती है, और लास्ट में सबसे छोटी यूनिट चलती है। तो ये ग्लोबल है, ये कभी फेल नहीं होगा। फार्मूला बार में देखोगे जी वही वाला दिखाएगा यूएस वाला, लेकिन बट इसमें काम करना ईजी होता है क्योंकि ये वाला फॉर्मेट सबसे पहले महीना लिखना है, ये यूएस वाले लिखते हैं। ऑलमोस्ट मैंने यूके का भी फॉर्मेट देखा है, वो लोग भी हमारे जैसा लिखते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये वाला फॉर्मेट भी यूज किया जाता है। बट यूएस फॉर्मेट एनफ है। आप साल नहीं दिखाना चाहते हो, खाली तारीख और महीना दिखाना चाहते हो, तो ये वाला ले लेना। अगर आपको दिखाना है 14 मार्च यानी तारीख और महीने का नाम, तो ये वाला ले लेना भाई। अब ये 3-3 कैरेक्टर MAR था ना, वो 3-3 कैरेक्टर तारीख के साथ दिखाई देगा। बट यहाँ पे आपका बेस वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जो कोर वैल्यू होगी। तो और भी है नीचे, जो मन करे आप वो ले सकते हो। देखो टाइम है। अब टाइम के साथ एक दिक्कत आती है लोगों को, जैसे सपोज मान लो ये टाइम है भाई, ये टाइम है 10:15 AM लिखा है। अब देखो ये इसमें बदल गया, क्योंकि इसका भी हिसाब वही नंबर वाला ही है, तो इसे हमने 10 लिखा था, तो इसकी भी फॉर्मेटिंग करिए। अब टाइम में जाना, टाइम में जाके कह दो कि मुझे AM PM वाला हिसाब किताब चाहिए भाई, तो पहला ही है AM PM वाला, आपने वो ले लो। 10:15 आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें सपोज मान लो आप चाहते हो कि आपने इसमें कुछ जोड़ना है, ठीक है। अब देखो इसमें आपने जोड़ रहे हो, मान लो कहता हूँ कि आपने इसमें 4 घंटे जोड़ रहे हो, 4 घंटे आपने इसमें जोड़ा, प्लस की आपने ये 4 घंटे आपने जोड़ा, तो ये आ रहा है आपको 2:15, सॉरी 2:15 PM या समथिंग कुछ आ रहा है सिमिलरली, ठीक है। अब देखो दूसरा सिनेरियो इसी टाइम से रिलेटेड, अगर कोई लड़का 10 बजे आया, लॉगिन किया, और वो लॉग आउट कर रहा है दोपहर के 15 बजे कहो लो, चाहे 3 बजे कहो, ये अपने आप समझ लेता है, आपको ये जरूरत नहीं। अगर 15 लिख रहे हो तो AM PM लिखने की जरूरत नहीं, अगर 3:30 लिख रहे हो तो फिर आपको तो PM EM बताना पड़ेगा। और आपसे ये पूछा गया इसने कितने घंटे काम किया भाई, तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटाओगे तो आपको पता लगेगा कितने घंटे इसने काम किया है ना भाई। कोई लड़का हाँ, तो 5 घंटे 15 मिनट उसने काम किया, लेकिन ये AM आ रहा है, तो ये AM PM से आपका क्या लेना देना है, इस AM PM को हटाना है, क्योंकि अब आपको आउटपुट घंटे में चाहिए। तो आप यहाँ पे जाओगे, टाइम में ही आप कहोगे कि ये जो वैल्यू है ना मेरी, मुझे घंटे में चाहिए, नॉट AM PM। तो ये देखो इसके आगे AM PM नहीं लिखा है, यानी 13 घंटा 30 मिनट ये वाला ले लो, तो ये 5 घंटा 15 मिनट आपको देगा। अब ये AM PM में नहीं देगा, ठीक है। ओके, ये सेलेक्ट करनी पड़ती है क्या वो सेल जहाँ पे हाँ मतलब? भाई, फॉर्मेटिंग उसे कैसे पता लगेगी कहाँ पे मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, आप बताओगे ना कहाँ पे करना है। ओके।
तो देखो जो परसेंटेज वाला है, परसेंटेज कुछ खास नहीं है, किसी पे परसेंटेज लगाना है तो लगा लो, अदरवाइज ये ऊपर भी शॉर्टकट मिलता है आपको। फ्रैक्शन ये भी किसी काम का नहीं, जैसे 1/2 2/4 लिखना है, कभी यूज नहीं हुआ, साइंटिफिक है, ये फिजिक्स में यूज होता है, ये भी कभी यूज नहीं होता डेटा एनालिसिस में। ये टेक्स्ट है, कोई वैल्यू लिखी है उसे टेक्सचुअल में बताना है तो आप उसे टेक्स्ट में करोगे। लेकिन देखो एक्सेल की एक चीज़ है कि ये उसे भी कैलकुलेट कर ही देता है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मान के चलो मैं कहता हूँ कि कोई ना आईडी लिखी है गई है, एम्प्लॉय आईडी लिखी गई है, एंड एम्प्लॉय आईडी पे आप चाहोगे कि उस पर कभी कोई ऑपरेशन ना हो, कभी उस पर जोड़ घटाना गुणा भाग ना हो जाए, तो उसे आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कह दोगे। लेकिन एक्सेल फिर भी उसे जोड़ घटाना गुणा भाग वाला फॉर्मेट वाला काम कर ही जाता है। तो कहीं कहीं पे खाली ये हेल्पफुल होता है, ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है स्पेशल है। तो स्पेशल में ये चीज़ें हैं, जैसे सपोज मान के चलो कई बार होता है कि आपको जब टाइप करना हो आधार कार्ड, तो आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट होते हैं, या जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हो तो उसमें 12 13 जो भी डिजिट्स होते हैं उनके साथ आपको वर्क करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि यार 12 कैरेक्टर हुए या नहीं हुए, है ना, गिनना पड़ता है बैठ के। तो उसे आप ना सेग्रीगेट कर लो। ये देखो मैंने इतना सेल सेलेक्ट करो, इस पर मैं फॉर्मेटिंग लगा रहा हूँ मैं, लाइक देखो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आधार कार्ड का नंबर कुछ इस तरीके से मैं कहता हूँ, मैं जितने जितने का मन करे उतने का आप ऐसा कुछ बना लो। आप नोटिस करोगे ये देखो पढ़ना आसान है, तो यहीं 4 सेल लिया मैंने, कंट्रोल 1 किया मैंने, स्पेशल में जाइए और देखो यहाँ पे तो स्पेशल सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो ये सारी चीज़ें ना बनी बनाई हैं, यूएस की हैं। अब जिप कोड हो या कुछ भी हो, तो देखो सोशल सिक्योरिटी नंबर मैंने क्लिक किया, जो उसका खुद का फॉर्मेट है, मेरा इसमें कंट्रोल नहीं है, तो देखो इतने में मैंने लगाया। अब इसमें देखो कोई वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कुछ लिखा मैंने। अब देखोगे जी अपने आप ही हाइफन लग गया। तो यूएस का जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है लगभग 10 कैरेक्टर का होता है, तो ये हाइफन लग रहा है, बट हाइफन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये आपको रीडेबिलिटी के लिए लिख रहा है कि जिस टाइम में आप इसे देखोगे आप समझ जाओगे कि ठीक ठाक डिजिट है। अदरवाइज आप इस फॉर्मूला बार में देख के सोचो और गिनना पड़ेगा यार 10 डिजिट हुए या नहीं हुए। वैसे ही जिप कोड के लिए भी कर सकते हो, जैसे दिल्ली का जिप कोड है भाई, जहाँ पे मैं हूँ यहाँ का है 110059, तो जिप कोड को कुछ इस तरीके से, अच्छा ये ज़्यादा हो गया भाई, 7 डिजिट का है। नहीं एक ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से लिखी जाती हैं, जिप कोड कुछ इस तरीके से लिखा तो ये पढ़ना आसान होता है, ठीक है। बाकी ये डिपेंड करता है आप जैसा चाहते हो वैसा। तो देखो ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन हम इसे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक स्पेशल करके होता है कस्टम, कस्टम में आप अपना खुद का फॉर्मेट बना सकते हो। तो देखो मैं चाहूँगा कि जब भी जैसे कोई मैं मोबाइल नंबर लिखूँगा तो मेरा मन कर रहा है कि शुरू के 2 डिजिट कुछ इस तरीके से लिखे जाएं। जैसे मान लो मेरा नंबर है जो 9026413903 ये नंबर है, और मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, मैंने 92 लिखा, एक इसमें स्पेस दिया, 2641 लिखा, फिर 3903 लिखा। जिस चीज़ लिखने का मन करे तो ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो 90264139 या ऐसे। तो जो आपका कंफर्ट है वो कंफर्ट मैं उठा लेता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपको ये वाला कंफर्टेबल है, ठीक है। अब तो मैं क्या काम करूँगा कि देखो मैंने देखो ये 4 सेल सेलेक्ट करा है तो इसमें आया, और इसमें आके अब देखो ये जो लिखा है मैंने इसे चेंज करना हो या कुछ भी करना हो तो मैं क्या काम करूँगा, इसे मैं फॉर्मेट बता दूंगा भाई 00, अच्छा एक स्पेस देना है, फिर 0000, फिर 2 एक स्पेस, फिर हो गया ना ये वाला। यही फॉर्मेट ऐसा बनाया और कस्टम में आके ये वाला फॉर्मेट पेस्ट कर दीजिए, आपको अपना फॉर्मेट मिल जाएगा, एंड क्लिक ओके। तो देखो ये हमारा फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। अब इसमें देखो मैं नंबर लिखूँगा 9026413903, देखो ये अपने आप ही इसी तरीके से सेग्रीगेट हुआ है, यही वाला फॉर्मेट हमने लगाया था। पहले 2 डिजिट पे स्पेस है, फिर 4 डिजिट पे स्पेस है।
ये दिख रहा है स्पेस, एक्चुअल में है नहीं। फॉर्मूला बार में देखो आप, अगर इसकी लेंथ भी पूछोगे ना कितनी है, वो स्पेस है नहीं, खाली दिख रहा है, इसको 10 ही बताएगा वो। अनलाइक मैं चाहता हूं कि इसके आगे मेरा जिप कोड भी लग जाए, तो कंट्रोल के साथ 1 करो, यही वाला है, इसके आगे आके +91 लगा दो हाथ से, ये लगा हुआ मिलेगा, उसे दिखाई देगा। बट एक्चुअल में क्या है, इसमें +91 लिखा गया है नहीं, ये खाली दिखा रहा है उसे। देखो +91 दिखा रहा है। एक स्पेस दे दो, अच्छा लगेगा, +91 के साथ चिपक के ना है भाई, ये थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है। हाँ ये क्लियर है। तो जैसे चाहोगे वैसे कर लोगे। नाम नंबर फॉर्मेटिंग में ये अगला, देखो अब मैं एक ही साथ तब की फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं मैं। तो जो सबसे पहले फॉर्मेटिंग होती है वो नाम फॉर्मेटिंग्स होती है पॉजिटिव वैल्यू की फॉर्मेटिंग होती है, फिर निगेटिव की, फिर 0 की, फिर टेक्स्ट। अच्छा देखो, कल मैं जो बता रहा था, मैं वाइल्ड कार्ड में फिल्टर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ बता रहा था। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ मैंने कल डॉक्यूमेंटेशन में चेक किया, तो फॉर्मेटिंग के साथ वाइल्ड कार्ड नहीं चलता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ उसके साथ ट्रिक लगानी पड़ेगी, चाहे आप सर्च लगाओ चाहे काउंट इफ लगाओ। तो जब ये बताऊंगा तो उस टाइम में मैं वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं काउंट इफ के साथ कुछ है नहीं, बस काउंट इफ का फॉर्मूला लगा देना है उसमें। तो ये हमेशा सर्च और काउंट इफ के साथ ही लगता है क्या ये वाइल्ड कार्ड? और बोल रहे हो नहीं, सर्च और काउंट इफ के साथ वर्क करता है, तो आप उसके साथ लगा सकती हो, चाहे सर्च के साथ लगाओ चाहे काउंट के साथ लगाओ आप। ऐसे नॉर्मली वो नहीं चलता है, या तो आप हाँ, खाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नहीं चलता है ये, बाकी हर जगह चलता है फिर। ओके, सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वाइल्ड कार्ड नहीं चलता है बस। ओके, तो देखो मैंने इतना रेंज है, इस रेंज पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ध्यान रहे हमें कि कितने दूर में मैं लगा रहा हूँ मैं। तो देखो अब लाइक मैं चाहता हूँ कि इस रेंज में अगर पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाए तो वो 2 डिजिट पे डेसिमल हो। ध्यान सुनिएगा मेरी बातें, मैं बोल रहा हूँ कि इसका कलर ब्लू हो, ये पॉजिटिव वाले का कलर ब्लू हो, और वो देखो ये नंबर्स होता है हैश, ये होता है डेसिमल पार्ट, ठीक है, सेमी कोलन लगाया। नेगेटिव वाले का मैं बोल रहा हूँ कि ये रेड कलर होवे, और मैं कहूँगा कि ये माइनस में दिखाए, ऐसे दिखाए। मैं कह देता हूँ इसमें मुझे डेसिमल वैल्यू ना दिखाई दे भाई, तो आपने ऐसे लगा के छोड़ दो। डेसिमल के लिए 0 लिखो ही मत, तो डेसिमल वैल्यू नहीं दिखाई देगा। और ये 0 है, तो अगर मैं चाहता हूँ वहाँ पे 0 लिखे तो 0 की जगह पे हाइफन बने। इसका मैंने कोई कलर नहीं दे रहा हूँ, मैं हाइफन मैं दे रहा हूँ। अब टेक्स्ट में मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ग्रीन बने, तो मैंने ग्रीन लिख दिया। और आपका और मन करता है कि जो टेक्स्ट लिखेगा ना उस टेक्स्ट में वो ग्रीन कलर हो, और आपका मन करता है उससे पहले मिस्टर लिखा जाए, खुद ही मिस्टर दिखाई पड़े उसमें, तो आप हाथ पे अपने डबल कोट के अंदर या मार लिख दो, एक स्पेस दे दो सो दैट कि चिपका न रहे, और @ लगा दो। इस @ से ये बातें पता लगती है कि मिस्टर उस टेक्स्ट से पहले लगना है, ठीक है। यही चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस रेंज पे आओ, कंट्रोल 1 करो, कस्टम में जाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए जो आपने बनाया है, और देखो क्लिक ओके करो, ठीक ठाक है। देखो मैंने यहाँ पे 125 लिखा, तो देखो ये ब्लू कलर हुआ ना, 2 डिजिट पे डेसिमल बोला है मैंने, 2 डिजिट पे डेसिमल वैल्यू दिखाई दे रहा है।
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैं 6.5291, तो देखो ये राउंड अप करके 2 डिजिट पे कर दिया ना, और ब्लू कलर में कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आकाश, तो देखो आकाश के आगे मिस्टर, और ये कलर अब पढ़ पा रहे हो जी? हाँ हाँ दिख रहा है। तो देखो मिस्टर लगा हुआ दिख रहा है ना। यस। हाँ सर। और जबकि आपने लिखा खाली आकाश है, इसकी लेंथ पूछोगे कितनी है तो उसकी लेंथ भी वही बताएगा, आकाश की लेंथ बताएगा 5 कैरेक्टर। यहीं पे अगर आप 0 लिखोगे तो देखो वो ये हाइफन में हो गया। अब जैसे इसमें आपने लिखा 500 में से आप घटा रहे हो 1800, इसका आंसर मिलेगा आपको माइनस में, तो ये -1300 इस ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जो फॉर्मेट आपने बोला है वही फॉर्मेट ये चीज़ें दिखा रहा है। देखो इसमें डेसिमल वैल्यू को आपने नेग्लेक्ट किया है, तो डेसिमल वैल्यू लिखोगे तो भी नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखूँ माइनस, तो देखो ये डेसिमल वैल्यू गायब हो गया। तो इसमें जैसे कि 2 जेंडर देना है, राइट, मिसेज और मिस्टर करके, तो आप वहां पे 2 बार लगा सकते हैं क्या कंडीशनल फॉर्मेट, जो अपना मेल सेलेक्ट करे उसका मिस्टर लग जाए, फीमेल सेलेक्ट करे तो मिसेज, ऐसा कुछ? नहीं लगा तो पाओगे। अच्छा, अरे एक बार देखो। आप नोटपैड, उसमें कुछ मेरे को डाउट था। नोटपैड, इसमें आपने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को उस आपने ग्रीन दिया है, तो ये कैसे? एट द रेट से ये टेक्स्ट समझ रहा है, एट द रेट सिंबल होता है टेक्स्ट समझने के लिए। हाँ, एट द रेट से इसे बात पता लग रहा है। जैसे आकाश लिखा था तो आकाश के आगे मिस्टर लगेगा, है एट द रेट आगे लगा दोगे तो आकाश के बाद मिस्टर लगेगा। जैसे तुम्हारा नाम दीक्षा कुमारी है, तो एट द रेट लगा के मैं कह दूँ, यहाँ पे मैं एट द रेट लगा दूँ और एक स्पेस दे दूँ, क्योंकि दीक्षा से सट के थोड़ा नहीं कुमारी होता है ना, एक स्पेस होता है ना। अरे दीक्षा कुमारी ऐसे ही लिखती हो ना तुम? हाँ करेक्ट। तो भाई दीक्षा से अगर वैसे करोगे तो चिपक के लिखेगा, तो एक स्पेस मैंने कुमारी को बोला है कि तुम्हें एक स्पेस लेके दूर रहना है, तो ये इस तरीके से लिखेगा। तो एट द रेट से इससे पता लगती है कि मुझे आगे लगाना है या पीछे लगाना है। तो एट द रेट वाला ये वो पार्ट होता है जो तुम लिखती हो, टाइप करती हो, ये उसके बाद ये लिखेगा अब अपना। ओके। और जैसे कि @gmail.com अगर ऐड करना है, उसके लिए क्या कुछ होता है? अरे तो Gmail लिख दोगी भाई इसी में @gmail.com कुमारी की जगह पे। ओके इसके अंदर लिखोगे ना, जो डबल कोट है ना, तो ये टेक्स्ट कंसीडर करेगा ना। ओके ओके। हाँ, तो जो भी नाम लिखेंगे उसके आगे @gmail.com लगा देंगे। हाँ, आगे पीछे जहाँ लगाने का मन करे लगवा लेना, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे अगर फॉन्ट कलर हो रहा है, अगर हम चाहें कि पूरा कलर सेल कलर हो तो? सेल का इसके पास फीचर नहीं होता है भाई। आप देखो नंबर की फॉर्मेटिंग कर रहे हो भाई ना, तो नंबर फॉर्मेटिंग तो नंबर का कलर करोगे ना, अच्छा। सेल की फॉर्मेटिंग थोड़े ना पढ़ रहे हो आप। ये नंबर और फॉर्मेटिंग उसका का भी नहीं होगा कंट्रोल ना? होता है, ये देखो इस कंट्रोल जो में। जीर बोलिए बोलिए। जीरो के लिए जो हाइफन आ रहा है, हाँ, जीरो के लिए उसका वो अगर, हाइफन नहीं है, वही चीज़ें मैंने बोला है। जो हाइफन हाँ है ना, हाँ, ये नंबर्स के लिए है। अगर आप ये लिखते हो तो डेसिमल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका नंबर होता है वो हैश होता है। नहीं सर वो नहीं बोल रहा, जो जीरो के लिए जो आपने लिखा ना हाइफन आएगा, वो हाइफन हम अच्छा, सेंटर में अलाइन नहीं कर सकते क्या? वही पूछ रहा हूँ। देखो अगेन ये भाई ये नंबर की फॉर्मेटिंग होती है। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझिए आप। मैंने यहाँ पे लिखा 1K, ठीक है भाई, और आपने लिखा 12, तो इन दोनों में कोई फ़र्क समझ आ रहा है आपको? जब भी आप हाँ नंबर ये लिखोगे ना, नंबर्स वाली वैल्यू ने आपके सेल की राइट साइड की कॉर्नर पकड़ के बैठेगी, अपने आप चला जाएगा। जो टेक्स्ट वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर पकड़ के बैठेगा। यहीं पे ध्यान से देखना, अगर मैं 0 लिखूं तो 0 क्या मेरा एक नंबर है, वो अपने आप ही भाग जाएगा राइट साइड में। ये इसकी फीचर है एक्सेल की। अब यहाँ पे आप तारीख भी लिखोगे, आप इसे तारीख लिख रहे हो तो देखो तारीख भी एक्चुअल में कोर इसका जो बेस वैल्यू है नंबर ही तो है, तो ये भी राइट के कॉर्नर में भागेगा। जे आप यहाँ पे कोई टेक्सचुअल वैल्यू लिखोगे जो अपने आप लेफ्ट साइड में भाग जाएगा। है जो हाइफन है तो हाइफन 0 ही तो है, तो जो राइट साइड में तो भागेगा भाई। अब लाइक यहाँ पे अपने आकाश ठीक लिखोगे है तो सर। देखोगे वो लेफ्ट साइड में रहेगा।
बट आपको करना ही है तो आप यहाँ से करोगे, यहाँ से कर लीजिए भाई, आ गया लेफ्ट साइड में सेंटर में, जहाँ मन करे वहाँ पे रखो इसे। बट ये देखो सेल की फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट इट्स अ सेल फॉर्मेटिंग, क्योंकि इससे हमारे वैल्यू पे थोड़ा ना कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसमें जो जैसे मिस्टर अपने स्टार्टिंग में जो लास्ट में रखना होगा तो उसको एंड में लिखेंगे, ऐसा कुछ है? हाँ दीक्षा, यही चीज़ें तो तुम्हें अभी मैंने कोई बताया आपने है। नोट वर्ड दिखाना। ओके। तो ये अप्लाई नहीं किया है मैंने, लिख के फिर से फॉर्मेट में जाके पेस्ट करूँगा तब ना अप्लाई होगा ये। हाँ ओके। ये कलर आप बदल सकते हो, ग्रीन को रेड ले सकते हो, रेड को ऑरेंज ले सकते हो, जो मन करे वो कलर आप ले सकते हो। ओके गॉट ठीक है। इट। अब लाइक आप चाहते हो कि ना मैं अगर इसमें कोई निगेटिव वैल्यू लिखे तो वो दिखाई ना पड़े, तो क्या करना, आप उसकी फॉर्मेटिंग ही गायब कर देना, उसकी फॉर्मेटिंग को स्किप कर देना। भाई ये निगेटिव का फॉर्मेटिंग है ना, इसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ से स्किप कर दो। सेमीकोलन के बाद कोई फॉर्मेटिंग मत दो, सेमीकोलन लेके आ जाओ। तो ये निगेटिव वैल्यू जब लिखोगे तो उसका कोई कलर ही नहीं रहेगा, यानी कि सफ़ेद पेपर पे सफ़ेद पेन से लिख रहे हो तो वो पढ़ी नहीं जा सकती ना, उसका कुछ ना कुछ फॉन्ट कलर होगा तभी तो आपको दिखेगा। हाँ तो ये चीज़ें कर लेना। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, मैं यही वाला फॉर्मेटिंग्स मैं अप्लाई करूँ, ये वाला फॉर्मेटिंग मैंने उठाया, कॉपी किया। चाहो तो सबके लिए लगा सकते हो, सबके लिए लगाना होगा भाई तो हाइफन 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 बस कर दो, तीनों हो गए भाई, तीनों की कोई फॉर्मेटिंग नहीं, कुछ भी लिखोगे दिखाई नहीं पड़ेगा। मैंने पेस्ट कर दिया, नेगेटिव की फॉर्मेटिंग गायब हो रहेगी। तो देखो यहाँ पे, अच्छा इसका ना कलर चेंज करता हूँ मैं, ग्रीन को ना मैं कर देता हूँ मैं ऑरेंज। छोड़ो जाने दो, जो जैसे वैसे रहने दो। हाँ तो देखो मैं माइनस में लिख रहा हूँ, मैं -1200, इसकी कोई फॉर्मेटिंग है दिखाई नहीं पड़ रही है, देखो दिखेगा नहीं। एडिट मोड में आओगे तो दिखेगा, अदरवाइज आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखोगे तो दिखेगा। ये एग्जिस्ट जरूर करे बट इसकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, तो उसका कोई कलर वलर होगा तभी तो हम देखेंगे। बट एग्जैक्टली वहां पे वैल्यू तो है राइट? हाँ वैल्यू रिसाइड कर रही है, पॉजिटिव में लिखोगे दिखाई देगा, टेक्सचुअल वैल्यू लिखोगे दिखाई देगा, जीरो लिखोगे दिखाई देगा, हाइफन बन जाएगा भले, निगेटिव नहीं दिखाई पड़ रही होगी आपको। बट जीरो के लिए जो आप हाइफन लिखे हो उसके आगे वो आप कुछ दिए हो क्या? उसका फॉर्मेटिंग मेरे को तो नहीं दिख रहा है नोटपैड में जो लिखे थे। कहाँ, कुछ नहीं तो दिया यहाँ पे मैंने। जीरो के लिए आपने सिर्फ हाइफन लिखा है डबल कोट में, तो हाँ ये कैसे समझेगा कि ये जीरो के लिए हाइफन लिखते हैं? अरे ये ऐसे पोजीशन है ना भाई, ये पोजीशन नंबर से पहचानता है ना। ये पोजीशन कहाँ? अच्छा ये पोजीशन ऐसा ही है क्या वहां पे? हाँ मैंने बोला ना, पहले पॉजिटिव की फॉर्मेटिंग होगी, फिर निगेटिव की, फिर जीरो की। अच्छा ऐसा होता है, ये ओके फिक्स है, 4 चीज़ों की फॉर्मेटिंग्स होती है। ओके ओके। ठीक है आकाश, कोई डाउट आपको? ठीक है सर। मतलब अगर हम लोग फॉर्मेटिंग बिल्कुल नहीं लगा रहे तो डिफॉल्ट वाला भी नहीं आएगा, सब कुछ ही उड़ जाएगा ना? अगर आप कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगाओगे तो डिफ़ॉल्ट ब्लैक फॉर्मेटिंग होती है ना, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे तो बिल्कुल ही गायब हो जा रहा है। यहाँ पे। अच्छा हाँ, हाँ, इसके मेरे जरिए केस। आपने मना करा है, इसके जरिए आपने हटाया है ना, कुछ नहीं दिया आपने, तब गायब अच्छा, होगा। मतलब डिफॉल्ट वाला भी हट गया है, उसका मतलब वो है ना? हाँ हाँ ठीक। ओके उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप कुछ फॉर्मेटिंग मत दो, इसलिए डिफॉल्ट हाँ। वाला भी हट जाएगा राइट? हम्म। तो देखो इसमें दोनों चीज़ें आपकी, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई ना। नंबर फॉर्मेट्स भी आपने देखा, और हाइड करना भी देख लिया आपने, कलर भी चेंज करना आपने देख लिया, तीनों चीज़ें क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं ना? नहीं क्लियर है ये तो। ठीक है। नहीं सर। नाउ देखो अब हमारा आ रहा है स्पेशल गो टू फीचर। देखो गो टू क्या होता है भाई, गो टू यानी कि कंट्रोल जी प्रेस करोगे जो खुल के आ जाएगा, ये विंडो है, गो टू बोलते हैं। अदरवाइज ये यहाँ से भी खुल के आता है, इसमें कहाँ से आता है यार, गो स्पेशल होगा कहीं लिखा हुआ।
ये शॉर्टकट ही ज़्यादा इजी पड़ता है। फिल है ऑटो समय भाई, ये है होम मेन्यू बार के अंदर ही है, ये है गो टू और गो टू स्पेशल, दोनों एक ही है, कुछ अलग नहीं है। तो देखो आप जैसे गो टू से करोगे तो ये वाला फीचर अभी पहले जो खुल के आया था वहीं आया, ये स्पेशल है, ये गो टू स्पेशल होता है, ये वाला कंट्रोल गो टू स्पेशल, ये आपको पढ़ना है। तो देखो गो टू स्पीकर के लिए कुछ शॉर्टकट है क्या, जैसे कि गो टू के लिए आप कंट्रोल दीजिए? कंट्रोल जी के बाद यस दबा दो, ये अंडर स्कोर लगा है ना स्पेशल के नीचे, तो बताया मैंने ना कि यस दबा दोगे तो अल्टर दबा के रखना, यस दबाना तो उसके अंदर जाएगा। अदरवाइज देखो यहाँ पे हो आप गो टू पे, तो इसे जहाँ कहोगे जी वहाँ पे आपको लैंड करा देगा। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम मुझे लैंड कराओ सेल जेड में और 115 रो नंबर, तो ये देखो मुझे लेके जाएगा जेड वाले कॉलम में 115 वाली सेल में, तो ये लाके मुझे देखो यहाँ पे छोड़ दिया इसने, पहुँचा दिया मुझे इसने। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे भी आके लिख दोगे कि मुझे पहली सेल पे जाना है, तो आप इसमें ला के लिख दो A1, ये आपको A1 पे पहुँचा देगा, यहाँ पे पहुँचा दिया आपको। ये तो गो है, गो टू है। देखो गो टू एक बार आप रिपीट करना अभी जो बताए हो आप। कंट्रोल जी कहोगी और कह दो कि मुझे कहाँ जाना है, तो इसमें वो पाथ दे दो, एड्रेस दे दो भाई। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे पहुँचा दो कॉलम सी में रो नंबर 1500 पे, कुछ भी 12500 पे, तो ये सनसना के आपको वहाँ पे पहुँचा देगा, सी 12500 पर पहुँचा दिया। ओके अगर आपको शुरू में एकदम जाना है तो अपने कीबोर्ड से या होम वाला बटन दबाओ या यहीं पे आके लिख दो, ये भी गो का ही है, यहाँ पे भी बोलोगी तो भी ये भी पहुँचा देता है। इसे भी कहोगे पहुँचा दो A1 में, तो ये शुरू में एकदम पहुँचा देगा A1 में, या अपने कीबोर्ड से होम बटन भी दबा दोगे तो भी ये पहुँचा देता है आपको 1 में। अरे कंट्रोल के साथ होम दबाना तो यहाँ पे पहुँचा देगा। खाली होम दबाओगे तो ये पहली वाली रो में लेके जाएगा, पहले वाले कॉलम में, तो ये यहाँ पे लाके छोड़ देगा, उसी रो में लाएगा लेकिन पहले वाले कॉलम में। तो कंट्रोल के साथ होम दबाओगे यहाँ पे। अनेक चीज़ें और आपको देखो पता होनी चाहिए कि जब भी आप एक्सेल में कोई रिपोर्ट्स बनाते हो, जैसे आकाश ने ही टेस्ट अपना भेजे थे, तो आकाश जब भी आप भेजोगे ना कभी भी, तो प्रोफेशनली माउस ना बीच में आड़ा टेढ़ा कहीं पे रख के नहीं रिपोर्ट भेजी जाती है। आप हमेशा जब भी रिपोर्ट्स या जो भी क्वेश्चन कर लोगे तो माउस ला के यहाँ पे रखोगे शुरू में एकदम, और अब कंट्रोल यस करोगे, क्योंकि जहाँ पे लास्ट में आपने माउस रख के कंट्रोल एस किया है वो चीज़ें सेव हो जाती है। जब कोई पर्सन उस फाइल को खोलेगा तो ये यहीं पे खुलेगा, नहीं तो आपने सारा काम किया, यहाँ पे माउस रखा, ध्यान नहीं दिया, आपने कंट्रोल एस किया, तो अब उसे ये फाइल यहाँ से दिखाई पड़नी शुरू होगी, वो अच्छा नहीं लगता है उसे, ऐसे फिर वो यहाँ पे जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत मायने रखती हैं आपके लिए। आपको भले कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े, बट कॉर्पोरेट लाइफ में इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। हाँ, उस A1 में ही सेव करना पड़ता है मेरे, अभी हाँ नहीं तो वो लोग फिर बोलने लगते हैं कि हाँ भाई हाँ, ये एक प्रोफेशनली मैच्योरिटी आपकी शो करती है कि कितना मतलब एथिक्स है आपका अच्छा। ओके अब देखो गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल बहुत ही कमाल की चीज़ है। सपोज मेरे पास एक डेटा है, यही वाला डेटा ले लेता हूँ मैं, आइटम है मेरा, क्वांटिटी है, ये रेट है, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है अभी स्टॉक में। तो आइटम में मैंने जैसे सपोज मान लो लिया एप्पल, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप करके कुछ ऐसे आइटम्स ले लिया हमने। एक से लेके भाई अब देखो स्टॉक में एग्जिस्ट करेगा तो मैं कहूँगा 1, अदरवाइज मैं 0 कहूँगा मैं। तो देखो ये अभी इस चीज़ को, इस एक्सेल को ये बातें समझ आ रही कि जो 1 और 0 है, ये 1 0 1 0 एक नंबर्स है, ठीक है। और मेरे पास नंबर्स में यहाँ पे कुछ है फॉर्मेट चेंज, नंबर में मेरे पास बुलियन टाइप का यहाँ पे हमारे पास कुछ है ही नहीं। चलो तो हम ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई नहीं भाई।
ठीक है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है हमारे स्टॉक में है, ये नहीं करता है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स लिख दिया, मैंने लिख दिया डुप्लीकेट आइटम प्रिंटेड, ऐसे करके कुछ है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ मैं कि नॉट इन स्टॉक, ऐसे करके कुछ कमेंट्स लिखा है, ऐसे कर करके कुछ है। नाउ अब देखो कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ मैं, स्पेशल में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे देखो पहली चीज़, अगर आपको कमेंट्स कॉपी करना है या कमेंट्स सेलेक्ट करना है, पता करना है कमेंट्स कहाँ कहाँ पे है, बड़ा सा डेटा है, 50 कॉलम है, 2000 डेटा है, आप हर एक को माउस ले जाके चेक नहीं कर पाओगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो पहला जो है ये देखो गो टू स्पेशल सेलेक्ट करने के काम में आता है। आपने कमेंट्स को चेक किया और क्लिक ओके, तो देखो जहाँ जहाँ पे कमेंट्स है जो अपने आप वो सेल सेलेक्ट हो गई। आप इसे चाहो तो कॉपी करो, सॉरी कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आप इसे चाहो तो डिलीट करो, जो मन करे वो कर सकते हो आप इसे। दूसरा जो है कंट्रोल जी किया आपने, स्पेशल पे जाओ, कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट बाय डिफ़ॉल्ट ये चारों सेलेक्ट हैं, ये खुद हो जाता है, कई बार लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं। देखो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो फिक्स्ड है। अच्छा ये चीज़ें मेरी एक चीज़ इसमें से छूट गई भाई, सेल्स अमाउंट, तो देखो ये सेल्स अमाउंट है, तो इसमें मेरा कांस्टेंट क्या क्या होगा, इसमें देखो मेरा सेलेक्ट हो गया यार, देखो मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इसमें क्या है, जैसे ध्यान से समझो आप, तो जो चीज़ें नहीं बदलती है, जैसे आप मैथ्स के या फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आप कहते हो कि ये कांस्टेंट है, जैसे पाई की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, बदलती नहीं है। सिमिलरली वैसे जैसे इसमें रेट एंड क्वांटिटी और आइटम का नाम है, ये चीज़ें तो फिक्स है, जब तक कि इसे खुद से ना मैनुअली चेंज करो ये नहीं बदलेगी। जो सेल्स अप अमाउंट है कॉलम डी वाला, वो रेट एंड क्वांटिटी पर वेरी कर रहा है। जैसे क्वांटिटी अभी 1 है और रेट 5 है, तो मल्टीप्लाई करने पे 5 मिल रहा है। अगर इसकी क्वांटिटी मैं एप्पल की 1 से मैं 2 कर दूं, तो जो सेल ऑफ अमाउंट है वो अपने आप 10 हो जाएगा, है ना? यस करेक्ट। ठीक है, तो देखो वैसे ही आप कांस्टेंट में आपने क्लिक किया, लेकिन ये भी उससे ही रिलेटेड है। तो कांस्टेंट में आप बोल रहे हो कि मुझे ना खाली नंबर वैल्यू को सिलेक्ट करो जो कांस्टेंट है, तो खाली नंबर कहोगे तो खाली नंबर वैल्यू सेलेक्ट होंगी, इतनी ही जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। टेक्स्ट वैल्यू कहोगे तो टेक्सचुअल वैल्यू सेलेक्ट करेगा आपको। कांस्टेंट में आपने बोला कि खाली टेक्स्ट वैल्यू मेरे लिए सेलेक्ट करो तुम, तो टेक्स्ट वैल्यू को सेलेक्ट करेगा। तो देखो ये टेक्सचुअल वैल्यू है। ये इसे क्यों नहीं सेलेक्ट किया? क्योंकि ये बुलियन वैल्यू है, ये टेक्स्ट थोड़े ना है। बुलियन का मतलब समझते हो ना, ये भी एक डेटा टाइप है। जैसे टेक्स्ट होता है, नंबर होता है, डेट होता है, वैसे बुलियन भी एक डेटा टाइप होता है। तो आपने इसको बुलियन क्या किया है क्या फॉर्मेटिंग में जाके, कि फिर नहीं, अपने आप ही बुलियन ट्रू या फॉल्स बुलियन होता ही है, ये रिजर्व है। ओके। इसे देखो, अगर स्मॉल केस में मैं लिखता हूं मैं, ये अपने आप ही अपना चेहरा बदल के कैपिटल में हो जाएगा, ये रिजर्व है उसका। और अगर आपको लिखना है अपना वाला ट्रू, तो इसे सिंगल कोट के साथ लिखोगी, ये आपका अपना वाला कोट है। या तो लोअर ट्रिम कर देंगे, क्या लोअर केस में। ओके। आप इसे अपर केस में कर सकती हो, मैं ये बोला सिंगल कोट लगा के लिख रहा हूँ। ये दिख नहीं रहा आपको टी से पहले सिंगल कोट मेरा? हाँ, तो ये मेरा वाला है, ये दिख रहा है भले आपको ट्रू, बट ये बुलियन वाला नहीं है। हाँ, ये टेक्स्ट है, एक नॉर्मल टेक्स्ट है। ओके, ये नॉर्मल टेक्स्ट में आता है स्टार्टिंग में, वो एरो, वो टेक्स्ट वैल्यू होता है। आप उसे लाओगे तब आता है, वो खुद से नहीं आता है, उसे लाया जाता है।
मतलब बुलियन को आप लेके आ रहे हो ना, ऐसे नॉर्मली जैसे एप्पल मैंगो लिखते हैं तो लिखने के बाद ऑटोमेटिक आई थिंक वहां पे ऊपर उस कहाँ आ साइन रहा दिख, है? यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन ऑफिसेज में जितने डेटाज होते हैं ना उसके आगे ऐसा बना रहता है, हाँ, पता वो नहीं क्यों एक होता फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, तो आता है, अदरवाइज वो खुद से नहीं आता। वो है। कहीं और ओके। से आता होगा ना, इसलिए आता है वो। वो डेटाबेस से आता है एक्चुअली। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, कहीं और से आएगा तो वो लग जाता है। ओके। तो देखो, ये कांस्टेंट है, नंबर देखा आपने, टेक्स्ट देखा, ये लॉजिकल। लॉजिकल, देखो लॉजिकल का मतलब क्या होता है भाई, कि जैसे मैं कोई लॉजिक लगाया, मैंने बोला कि जो सेल अमाउंट मेरा 10 से बड़ा है, तो क्या ये 10 से बड़ा है? नहीं, 10 से बड़ा नहीं, फॉल्स है। तो ये ट्रू या फॉल्स दे रहा है, तो ये लॉजिकल है। इज ग्रेटर देन 10 ऐसा करके है, तो इसे सेलेक्ट करना हो। आपके एक बड़े डेटा सेट में कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी हो, उठाना हो, निकालना हो, उसके लिए आप करते हो। तो लॉजिकल को सेलेक्ट करोगे तो देखो ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल वाला है मेरा, ट्रू फॉल्स यानी बुलियन वाला है। अभी ये फॉर्मूला में करूँगा तो आएगा, जो नॉर्मली नहीं आ रहा है, ये भी सिलेक्ट होगा, इसमें फॉर्मूला लगाया है क्योंकि हम कांस्टेंट कर रहे हैं ना, तो कांस्टेंट तो ये मेरा है, जब तक इसे खुद से नहीं बदलोगे ये नहीं बदलेगा, ये डिपेंडेंट है इस पर, ये बदल जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये 10 से बड़ा होगा ये ट्रू हो जाएगा ना। यस। तो ये कांस्टेंट में था इसलिए नहीं सिलेक्ट हुआ था। इसे देखो, जो सेलेक्ट कर रहे हैं ना, इसे रियल लाइफ में आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, कई बार आपको देखना पड़ता है कि हमने फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगाया है। आप ऐसे देख के थोड़े ना पहचान जाओगे कि ये मेरा सेल्स अमाउंट फार्मूला के जरिए आ रहा है। 50 कॉलम होंगे तो चीज़ें आपको चैलेंजिंग होती है, तो सब पे माउस ले जाके क्लिक कर करके लोग देखते हैं। तो फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा है। हाँ, तो भाई 50 कॉलम को कौन ऐसे बैठ के क्लिक 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 हाँ करेगा। वो तो है। तो देखो, ये कांस्टेंट में ऐसे ही कोई एरर होगा तो एरर का बता देगा, तो इसमें कोई एरर तो है नहीं। जैसे मान लो अगर एरर करना है भाई, तो इसमें x लिख दो। अब 3 में जैसे ही आपने x का मल्टीप्लाई करोगे तो एरर आ ही जाएगा। अब कहोगे कि मुझे बताओ मेरे फॉर्मूला में कहाँ कहाँ मतलब कुछ गड़बड़ है मेरे डेटा में, तो अब ये एरर वाला आपको बता देगा। कांस्टेंट में गए अपने और ये एरर ले लो। अच्छा, एरर तो नहीं आएगा, ये कांस्टेंट वाला है, फॉर्मूला में करूँगा तब आना शुरू होगा, क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला से आ रहा है। तो कैसे पता चलेगा फिर? तो नीचे फार्मूला का कंट्रोल है ना, अभी तो आप कांस्टेंट का देख रही थी, अब फार्मूला में आओ। अब फार्मूला का फार्मूला पे चेक बॉक्स लगा रहा हूँ मैं, और मैं कहूँगा कि मुझे एरर बताओ कहाँ कहाँ पे एरर है, तो देखो ये पकड़ लिया इसने, है ना। ओके। फार्मूला लगा है ना यहाँ पे, देखो फार्मूला वाले को बता रहा है। यस। ये भी फार्मूला से एरर है तो ये भी बता रहा है। तो उसे आप चाहो तो डिलीट करो, आपकी जो मर्जी है उसके साथ जो करो, ठीक है। तो फार्मूला के साथ ये सारी चीज़ें टेक्स्ट फार्मूला से आ रही, क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, वो चीज़ें कर सकते हो। अब देखो अगला जो है ब्लैंक का है ब्लैंक वाला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। कई बार होगा कि जैसे मान लो एक डेटा है आपके लिए, यही डेटा मैं कह देता हूँ, मैं ये नेम है, ये आईडी है, ये सेल्स है, नाम में हमने कुछ नाम दे रखा है रैंडमली नेम, कुछ इस तरीके से नाम है भाई। देखो, आपके मैनेजर ने एक बात बोली कि इसमें अगर कोई भी एक ब्लैंक है तो आप ना पूरी डेटा ही डिलीट कर दो, मतलब पूरा रो डिलीट कर दो, उसका पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाए। सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है। ओके।
तो देखो वो चीज़ें कैसे अचीव करोगे, थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो एक ब्लैंक यहाँ पे है तो ये दोनों डिलीट हो जाने चाहिए, ऐसे डिलीट होंगे, है ना। फिर ये भी डिलीट होगा ऐसे पूरा, ये भी डिलीट होगा, ये भी नीचे वाला डिलीट है। होगा, ये भी डिलीट। ऐसे ही अगर कुछ डेटा अब आपको डिलीट करना हो तो सुबह से शाम हो जाएंगे, अगर थोड़ा बड़ा डेटा होगा तो मैनुअली डिलीट करना बहुत चैलेंजिंग है। अब क्या करोगे, सबको सेलेक्ट करो, कंट्रोल जी करिएगा, स्पेशल में जाना है, ब्लैंक है, ब्लैंक को आप सेलेक्ट कर लो। देखो ब्लैंक आपका सेलेक्ट हो गया जहाँ जहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ माइनस करिए, कंट्रोल माइनस से रो डिलीट होने का ऑप्शन आता है। तो देखो अगर कहोगे शिफ्ट सेल अपना, तो ये 6 1 2 है ये ऊपर चढ़ जाएंगी, ये दोनों डिलीट होके ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो 6 है जी के सामने, ये ऊपर जाएगा तो ये चला जाएगा डी के सामने, और इस जी के सामने आ जाएगा 2, ये 1 चला जाएगा इस वाले डी के सामने, तो ये सॉरी एफ के सामने आ जाएगा, तो ये गलत होगा। तो मैं कहूँगा एंटायर रो, यानी कि पूरी पूरी रो ही डिलीट करो, ये पूरा रो डिलीट करना, नहीं तो पहले खाली इतना डिलीट होता जितना आपने सेलेक्ट किया था। तो मैं एंटायर रो करूँगा तो मैं इस तरीके में रो डिलीट हो गया। और कॉलम कहोगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा, मेरा डेटा भी चला जाएगा, वर्टिकली डिलीट होने लगेगा। तो नाउ सेइंग कि एंटायर रो करो, पूरी रो को डिलीट करो। देखो मस्त एकदम अच्छे से डिलीट हो गया ना, इतना ही डेटा आपका बच रहा ढंग से। अगर आप इसमें वैलिडेट करोगे तो देखो एएस के सामने है भाई 3838, ठीक है। अब देखो ये वाला डिलीट हो गया, ये दोनों डिलीट हो गए, तो G68 आना चाहिए, G68 सही है भाई। फिर ये दोनों भी डिलीट होंगे, ये भी डिलीट हो जाएगा, तो G के सामने आना चाहिए, DF के सामने आना चाहिए 54, तो DF के सामने 54, ठीक। फिर DF DE के सामने आ रहा है 54, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना? ओके क्लियर है। ठीक है। और देखो इस ब्लैंक में एक चीज़ और है, इसी से मिलता जुलता, कि जैसे देखो कोई आपका एक डेटा है भाई, एंड देखो जैसे सपोज मैं मान लेता हूँ ये नाम ही लिखा गया है, या कोई पीवट हो तो उसमें भी देखोगे आप, आपने कई बार नोटिस किया है कि कुछ वैल्यू लिखी गई है, इस वैल्यू में आपको ये बोला जा रहा है ना कि इस वैल्यू में जहाँ जहाँ पे ब्लैंक है ना, उस ब्लैंक वैल्यू में इसके ऊपर वाली वैल्यू को लिख दो। जैसे यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक है तो ये मान लिया जाएगा कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे भी है, इसलिए ये दोबारा नहीं लिखी गई है। यहाँ पे भी ब्लैंक ब्लैंक है, यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर जी है तो जी लिखा होना चाहिए था यहाँ पे। तो ऐसे करके करना है। तो ऐसे सेलेक्ट करो कंट्रोल के साथ जी, ये चीज़ें ध्यान से देखना है। स्पेशल में जाना, ब्लैंक को आपने सेलेक्ट किया, दैट्स फाइन, ब्लैंक सेलेक्ट हो गया। अब देखना क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल आप फॉर्मूला बार में जाओ और यहाँ पे देखो, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाइट वाला यहाँ पे है आपका, है ना, ये एक्टिव सेल होता है, ठीक है। इसके ऊपर वाली वैल्यू इसमें लिख दो, माउस से सेलेक्ट कर लो, चाहे हाथ से लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ऐसे माउस से सेलेक्ट करा, अब कंट्रोल के साथ एंटर हिट करना है। तो देखो कंट्रोल के साथ जैसे मैं एंटर दबाऊंगा सब वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू सब जगह पे फिक्स हो जाएगी। तो देखो सही हो गया ना, देखो यहाँ पे आ चुका है फॉर्मूला बार में, ये इसे पॉइंट आउट कर रहा है, ये यहाँ पे आ गया भाई। आप इससे मैच कराओ ना, देखो यहाँ पे भाई इसके ऊपर जे आ रहा है, और ये DF DE के ऊपर DF आ रहा है, ये वाला जा रहा है यहाँ पे, परफेक्ट ना। मतलब इसी के मतलब उसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यू है वो लेगा नीचे अगर ब्लैंक है, तो आप ये बोल रहे हो? हाँ हाँ, आपने रेफरेंस ऊपर वाले का पास किया था टेक्निकली। एक बार दिखाना आप फिर से ना, ये चीज़ें समझ आई थी ना। हाँ तो ब्लैंक सेलेक्ट कर लिया, ओके। फॉर्मूला बार में जाना, मैं वैसे भी लिखूं तो भी, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो फॉर्मूला बार में जाके लिखो। नहीं इधर उधर माउस क्लिक कर दोगे तो ये चला जाएगा। तो इसके ऊपर वाला ले लो, जो एक्टिव सेल है उसी के ऊपर वाला लेना। देखो ये व्हाइट वाला था, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये वाला ले लो, ये वाला लेना, व्हाइट के जस्ट ऊपर वाला।
तो इसका एड्रेस माउस से क्लिक कर दो और एंटर मारो कंट्रोल के साथ, कंट्रोल होल्ड करके रखो और एंटर बटन हिट करो। ठीक है। ओके। अगर देखो ये वाली वैल्यू, अगर आपको दाएं वाली वैल्यू लेनी है तो भाई देखो इसके दाएं तो कुछ है नहीं, वो ब्लैंक ब्लैंक आ जाएगा, बट जिसके दाएं नहीं है वो चला जाएगा वैल्यू। ओके, गॉट इट। तो कंट्रोल के साथ एंटर मारो, ये देखो इसके राइट वाला इसमें चला गया ना। अगर कुछ नहीं है तो जीरो ले रहा है ये ऑटोमेटिक। हाँ तो इसके Blank बगल है। में कुछ नहीं है ना, तो ब्लैंक हाँ। नहीं तो जीरो होता है एक्सेल में। ओके। ठीक है, कोई डाउट? नहीं, क्लियर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्या है कंट्रोल जी में हमारा? अच्छा, करंट रीजन। देखो करंट रीजन कुछ खास नहीं है, आप कहीं पे माउस रखे हो तो जो कंट्रोल ए करते हो ये वही वाला है कि कंटिन्यूअस जो भी डेटा का रेंज होगा उस रेंज को सेलेक्ट कर लेगा टचिंग डेटा को। कंट्रोल जी करा आपने, ये एरे और रीजन एक ही है, करंट रीजन किया आपने, ये आ गया। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे आप मान लो सेल में डेट है, नंबर्स है, टेक्स्ट है, टाइम है, आवर्स है, ये सारे डेटा टाइप हैं। वैसे ही आपका ऑब्जेक्ट होता है लाइक ग्राफ हो गया, चार्ट्स हो गया, फोटोज हो गई, बटन्स हो गए। तो जैसे देखो ये आपने ले लिया भाई यहाँ से, अरे ये ले लिया भाई आपने यहाँ पे, और आपने कुछ और ले लिया है, ऐसे ही चार्ट्स बना लिया आपने। ये चार्ट है, पीवट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके शीट पर फैली हुई है। से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इन सब चीज़ों को डिलीट करना है आपको। अब ऐसे मान लो 50 चार्ट्स बनी है, तो हर एक को, अब देखो इसे सोचोगे ना कि सीट से मैं कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लूँ, ये नहीं होगा सेलेक्ट भाई। अब इसे डिलीट करो, कंट्रोल से नहीं हो रहा, कंट्रोल जेड किया मैंने। आपको एक ही तरीका, इसे माउस से ऐसे ऐसे सेलेक्ट करो, इसे सेलेक्ट करो, फिर इसे सेलेक्ट, ऐसे जाके सबको सेलेक्ट करोगे, इसमें बहुत टाइम जाता है। तो क्या करनी है आपको, कंट्रोल जी में जाओ, स्पेशल में जाइए, ऑब्जेक्ट कह दो, ओके करो, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। देखो 3 है, तीनों सेलेक्ट हो गए, चाहे जितने हो सारे सेलेक्ट हो जाएं। एक बार डिलीट बटन प्रेस करोगे तो ये ऑब्जेक्ट चले जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। कॉपी करना है कॉपी कर लोगे, कॉपी हो जाएगा, पेस्ट कर लो, जाओ जो चाहिए करो। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे? ऑलरेडी जो चार्ट्स है ये सारी चीजें वो सारे object- ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फिजिकली मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखते हैं, चाहे टेबल्स हो, चाहे पीवट टेबल हो, ये सारी चीज़ें, यानी वैल्यूज को छोड़ के सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, दैट्स इट। ओके। तुमने तो वीवी में भी ये बातें पढ़ी हो। करेक्ट। मेरे को लग रहा था ये जो एप्पल मैंगो जो भी लिखा है वो भी तो ऑब्जेक्ट ही होगा ना, लेकिन ये तो वैल्यूज है यहाँ पर, इसमें वैल्यूज ट्रीट कर रहा है। देखो जो रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, ये कुछ खास नहीं है यार। देखो जो रो डिफरेंस में आपने कुछ वैल्यू लिख दिया भाई, 12 लिखा आपने, ठीक है भाई, और यहाँ पे भी आपने 12 लिख दिया। कुछ जगह पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैंने इसे 50 कर दिया और मैंने इसे x कर दिया, ठीक है भाई। हमने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, और हमने कहा कि रो डिफरेंसेज। तो भाई कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है? ये 2 जगह पे डिफरेंस है रो में, है ना, बाकी जगह तो बराबर बराबर है। तो डिफर ये 2 चीज़ें हैं, तो ये 2 चीज़ें आपको बता रहा है रो डिफरेंस में। ओके। अगर यही डेटा अगर आपका कॉलम में चेक करा ना, अगर मान लो आपका डेटा जो इस तरीके से डेराइव हो, ट्रांसपोज्ड हो, तो आप इसे अब कॉलम कह के चेक करवाओगे, ठीक है। ओके। अब देखो अगला जो है प्रीसीडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। ये बहुत ही रेयरली, मुझे तो ऐसे मुझे लगता है कि आपने भी कभी रियलाइज किया होगा वर्क करने के टाइम पे, बट कभी कभी शायद आपको ज़रूरत पड़ जाती है।
अब जैसे देखो मान लो कोई वैल्यू आप डिलीट करने जा रहे हो, है ना, तो अब जैसे मान लो मेरी कोई समराइज्ड सेल्स की रिपोर्ट्स है। अब मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं इसे डिलीट करूंगा यहाँ से तो ये सम ऑफ सेल्स किस किस रिपोर्ट्स में जा रही होगी, है ना, कई जगह पे ये यूज हुआ होगा इसका सम। जैसे मान लो मैं यहाँ पे दिखाया दे रहा हूँ मैं प्रोडक्ट ऑफ टोटल सेल, तो मैं यहाँ पे सम करके ऐसे दिखा रहा हूँ भाई, मैं इसे सम करके कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं ना, ये चीज़ है प्रोडक्ट ऑफ टोटल। अब मान लो इसे मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, अब मुझे थोड़े ना पता कि भाई यहाँ पे डिलीट करूँगा तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सपोज मान लो नहीं पता, अगर किसी और ने रिपोर्ट बनाया होगा तो मुझे थोड़े ना पता, मैंने सोचा इतना डेटा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहाँ पे भी एरर या हाँ, कुछ आ जाएगा। वैसे ही मान लो ये वाली वैल्यू कहीं और भी मान लो टारगेट हो रही हो, हिट हो रही हो, हम इसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे भाई, और इस पर हम टैक्स लाद रहे हैं 3% का, इसमें हमने टैक्स निकाला है भाई 3% के हिसाब से प्रोडक्ट टैक्स करके। सेल टैक्स के नाम से। तो देखो अगर मुझे ये समझना होगा कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे जा रहा होगा तो भाई इसे सेलेक्ट करोगे और उससे पूछोगे कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे है। तो देखो अब ये समराइज्ड है, पता नहीं काम करेगा या नहीं। प्रीसीडेंट्स, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है भाई, तो ये उल्टा कर रहा हूँ मैं, इससे पूछूंगा कि ये इससे पहले पहले कहाँ आ रहा है, ये खुद कहाँ कहाँ पे हो आसे रेफर हो क्या रहा है। तो देखो प्रीसीडेंस किया मैंने, तो दो है डायरेक्टली और ऑल लेवल। डायरेक्ट कहोगे तो ये डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है, ये डायरेक्टली आ रहा है इससे, है ना, अरे इसी से तो आ रहा है 50 से। करेक्ट। और ऑल लेवल कह दोगे आप तो ये खुद ये वाला 50 कहाँ से आ रहा है, ये 50 यहाँ से जा रहा है भाई, हो सकता है ये भी कहीं और से आ रहा होगा, तो उसे सारा लेवल बताएगा आपको। तो चलो करते हैं भाई। तो देखो हो गए ना सारे सेलेक्ट। हमने पूछा कि ये खुद कहाँ कहाँ से इससे पहली चीज़ आ रही, तो इससे पहले ये आ रहा है और ये खुद यहाँ से आ रहा है। तो आपको जो चीज़ें पता लग रही कि ये कौन कौन कहाँ कहाँ से आ रहा है। अगर डायरेक्ट करता तो खाली इसी को बताता और इसके वो फादर को नहीं पता करता कहाँ गया। अगर ये भी खुद कहीं और से आ रहा होता ना तो उसे भी सेलेक्ट कर लेता, वो बताता वो, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा ह्यूज डेटा है तो क्या क्या सिलेक्टेड है वो चीजें फिर देखनी हो तो फिर कैसे, लाइक आप मान लो कि 30,000 और 40,000 का डेटा है, आपने यहाँ से तो पता की कि कहाँ कहाँ है, लेकिन बड़े डेटा में तो एक साथ नहीं देख सकते हैं ना सारी चीजें, फिर स्क्रॉल डाउन या कुछ करना पड़ेगा। अरे तो जूम कर लो भाई ना, बहुत छोटे लेवल तक जूम तो होता है, ये ले के आओ भाई, जूम इतना छोटा हो जाएगा भाई, हाँ वो तो हो जाता। बस इतने छोटा में दिख तो जाएगा। आंखें भी तो होनी चाहिए आपकी देखने के लिए, इतनी छोटी, ओके। ठीक है। अब डिपेंडेंट्स जस्ट इसी का रिवर्स होता है, ये आपको बताएगा कि ये खुद ये कहाँ कहाँ जाके रेफर हो रहा है। तो जैसे इसे मैं लेता हूँ, मैं कंट्रोल जी किया अपने, तो देखो मैंने इसे लिया हूँ मैं, तो डिपेंडेंट्स, तो ये डायरेक्ट ऑल सेम वैसे ये भी है भाई, डायरेक्ट ऑनली करोगे तो ये बता रहा है कि ये यानी कि ये डिपेंड करा रहा है इसको अपने ऊपर, यानी इस पर डिपेंडेंट कौन है, ये वाला वैल्यू इस पर डिपेंडेंट है। डायरेक्टली लिया था तो डायरेक्टली ये, और इसके नीचे कुछ है नहीं, ये खुद जहाँ पे जा रहा होगा तो यही है खाली, तो यही बताएगा। ऑल लेवल करो चाहे डायरेक्ट करो। तो डायरेक्ट मतलब वो जिस पे उस पे जो डिपेंड है वो आएगा, डायरेक्टली, ना हाँ कि वो जहां से आया है वो नहीं आएगा, राइट। हाँ भाई, जो इस पर डिपेंडेंट है। ओके ठीक है। और उसे बोलते हैं प्रीसीडेंट्स, तो प्री का मतलब होता है पहले, ये इसके पहले कौन कौन से हैं, ओके। तो इसके पहले ये है ना, हाँ, ओके तो प्री वो का मतलब डिपेंड पहले ही कर। मैंने बोला था, ठीक है। ये देखो लास्ट सेल, लास्ट सेल में आपको ये बता रहा है भाई किस डेटा में आपकी लास्ट सेल कौन सी है, इस सीट पर लास्ट सेल कौन सी है। अगर आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है तो, अदरवाइज सेलेक्ट कर रहे हो तो बता ही देगा। तो देखो इस पे आपको बताएगा लास्ट सेल कौन है, कहाँ गया, ये लास्ट सेल को चेक करो। अब आपको बताएगा ये लास्ट सेल ये है, तो देखो ये लास्ट सेल यही होगा, दोनों का कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे ये लास्ट कॉलम है ना, मतलब लिखी हुई वैल्यू कुछ भी,
कहीं पे भी लिखा हो आपने तो ये लास्ट है ये। और यहाँ ओके पे देखो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पहले लिखा रहा होगा, मैंने शायद हटाया होगा, इसलिए लास्ट सेल ये बता रहा है। ओके कॉलम और रो दोनों को कॉम्बिनेशन से ये इंटरसेक्शन देता है आपको, दैट्स इट। लास्ट विजिबल सेल। अच्छा विजिबल सेल ये भी आपके लिए कमाल की चीज़ है भाई। देखिए अब होता क्या है, ये चीज़ें मैं कॉपी करके यहाँ पे भी रख देता हूँ मैं, ठीक है। देखो हमने बोला आपको कि भाई इसे भी एक कर दो, ठीक रहेगा। हमने बोला कि देखो जो ए है वहीं डेटा दिखाओ और वहीं डेटा कॉपी करो, ठीक है। अगर देखो ये वाले डेटा को अगर मैं डिलीट करूँ, मैं ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। इस डेटा में देखो ए और ए के बीच में यस और जी भी था ना, फिल्टर किया मैंने। और अगर मैं इसे मैं माइनस के साथ इसके रो को मैं डिलीट कर रहा हूँ मैं, तो देखो क्या होगा। मैंने ओके किया, अब मैं फिल्टर हटा रहा हूँ मैं। अच्छा सॉरी एक सेकेंड, अरे कंट्रोल जेड, ठीक है भाई। और अब फिल्टर हटाओ तो अच्छा चलो, जो चीज़ें हाँ, फिक्स जो हो चुकी है। फिल्टर्ड होता है वही डिलीट होता है नहीं उसमें नहीं, तो पुराना वाला वर्जन होगा एक्सेल जिनका ना, उनमें सारा पूरा डिलीट डिलीट हो जाता है। हाँ पुराने वाले वर्जन में सारा डिलीट हो जाता है, नए वाले वर्जन में नहीं डिलीट हो रहा, क्योंकि मैंने काम करता था हाँ तो मुझे इसमें नहीं याद है होता। ये हो जाता था डिलीट। क्योंकि हम लोग सेलेक्ट करके करते हैं कंट्रोल माइनस, तो जो भी सेलेक्टेड रहता है फिल्टर्ड रहता है वही डिलीट होता है। उसके बाद फिर अनफिल्टर करेंगे, जो फिल्टर्ड नहीं होता है वो दिखता है। हाँ लेकिन वीबीए में अभी भी ऐसा है कि फिल्टर करके रखोगे तो सारी डिलीट हो जाती हैं। ओके देखो अब जैसे होता क्या था कि पहले वाला जो एक्सेल होता था 2019 से पहले वाला, उसमें कॉपी करके अगर मैं इसे कहीं पेस्ट करता था ना, तो उसमें क्या होता था, सारा कॉपी होके चला आता था। तो ये चीज़ें मना करनी हो, ये चीज़ें डिलीट करनी हो कि जो चीज़ें दिख रही खाली वहीं डिलीट करो, तो आप ऐसे सेलेक्ट करते थे कंट्रोल जी, और यहाँ पे बोलते थे भाई कि मुझे ना खाली विजिबल सेल ही कॉपी करो। अच्छा रुको, अभी इसका दिखा रहा हूँ मैं एक चीज़ और, एक कॉलम ऐड कर देता हूँ मैं टैक्स का, 3% का टैक्स दे देता हूँ भाई मैं, चलो 5% का ही, और मैं सेल्स पे 5% के टैक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। नहीं टैक्स यहाँ पे 5% कुछ इस तरीके से लिखो, और बीच बीच में मैं बदल देता हूँ 5 4 3 2 1, और ये परसेंटेज में है, समझ लीजिएगा आप। और हमने लगाया, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया इसका, ठीक है भाई। यही चीज़ें मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ मैं। नाउ अब आप देखो, हमने ए पे फिल्टर लगाया मैंने, नाउ फाइन। अब मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ मैं, और आपने यहाँ पे पेस्ट किया। अच्छा ठीक ठाक आ रहा है, देखो चलो अच्छी बात है कि इसमें परफेक्टली वर्क कर रहा है। पुराने वाले वर्जन में क्या होता था, अगर जैसे मान लो आपको डिलीट करना है खाली ए वाले का रिकॉर्ड, और जब आप काम करते तो होता है कि जैसे कोई पुराना डेटा है या एक कॉलम होगा नॉट एग्जिस्ट, यानी उसने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ चुका है, तो उनका डेटा आपको डिलीट करना होगा। तो आप यहाँ पे जाओगे, फिल्टर लगाते थे, तो हम नॉर्मली डिलीट नहीं करते थे क्योंकि हमारा उसमें सारा डेटा है। जैसे 52 है ना और 55 है, तो 53 54 भी डिलीट हो जाता था, यानी 53 54 भी डिलीट हो जाता था।
तो स्पेशल से हम कहते थे जो हमारे सामने दिख रहा है ना खाली वहीं डिलीट करो, हिडन वाला मत डिलीट करना। तो विजिबल सेल को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते थे, कॉपी करो चाहे माइनस करो, अब इसे डिलीट करोगे भाई तो यहीं माइनस के साथ डिलीट होता था। ये सही है। अब इसमें तो मेरे लिए लगता नहीं कोई चैलेंजेस है। तो इसमें या तो सिर्फ डिलीट प्रेस करे बटन और सॉर्ट कर दे, ब्लैंक सेल को फिर नीचे डिलीट कर देंगे सॉर्ट करके, राइट? वैसे भी कर सकते हैं ना? अच्छा, सॉर्टिंग करके हाँ कर हाँ, सकती हो, बट वो लेंदी होता है आपके लिए ना। जैसे कि सिर्फ जितना आपको डिलीट करना है वो सेलेक्ट किए और उतना सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ डिलीट बटन प्रेस करने के बाद फिर ब्लैंक बीच में आने लगेगा, जो भी डिलीटेड होगा उसका सेल पूरा डिलीट नहीं होगा ना, वो कॉल रो। तो उसके बाद फिर सॉर्ट कर देंगे तो जितना सारा रोज ब्लैंक है वो नीचे आ जाएगा, फिर उसको कंट्रोल माइनस कर देंगे नीचे से, ऐसा अच्छा, कुछ। तो एक ही बार में कंट्रोल जी से नहीं कर सकते? कंट्रोल जी से ब्लैंक को सेलेक्ट कर लो फिर माइनस कर दो भाई, कंट्रोल माइनस। एक्चुअली क्या होता है ना, कंट्रोल माइनस से बहुत ज्यादा ह्यूज डेटा होता है, जैसे हम लोग के पास तो अच्छा। मान लो कि 5 लाख 6 लाख डेटा है, तो उस केस में कंट्रोल माइनस करने पे बहुत ज्यादा टाइम लेता है, हाफ एन आवर 1 आवर तक आप वैसे ही अच्छा छोड़ दो एक्सेल। और ये ज्यादा, तो इसके लिए वो लोग बोलते हैं कि डिलीट प्रेस करो बटन तो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, उसके बाद सॉर्ट कर दो उसको, तो वो जितना अच्छा, भी ये वाला ब्लैंक ट्राई होगा करके नहीं नहीं जाएगा। करती हो आप? मैनुअल वाले को ट्राई करके, नहीं, मैनुअल वाला तो नहीं मैनुअल करते, वाले को क्योंकि ट्राई करके करना। मैनुअल करोगे, मैनुअल वाला को हम्म, कैसे करेंगे? देखो होता क्या है, जब अपना जिस टाइम में आप जो भी ऑपरेशन कर रही होती है उस टाइम में ये क्या काम करता है, जैसे मान लो जब आप डिलीट करती हो तो ये जो फॉर्मूला लगा है ना, ये फॉर्मूला फिर से कैलकुलेट होता है क्योंकि इसका रेफरेंस चेंज हुआ ना। हम्म तो जब ये फॉर्मूला में फिर से कैलकुलेशन होगा, फिर से फॉर्मूला इन सब पे वैल्यू लगाएगा, कैलकुलेशन करेगा, इसीलिए टाइम लगता है वो। तो जैसे ये वाला जब आपने इससे मैनुअल को कर दोगे तो अब ये मैनुअली मतलब चीज़ें फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा आपके कहने से, खुद से नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 10 लिखा और ये यहाँ पे भी आपने 10 लिखा, इन दोनों को आपने जोड़ रही हो तो 10 10 20 हो गया है ना। हम्म अब इसे आपने जैसे सपोज मान लीजिए 20 कर दिया तो देखो अभी भी ये 20 ही है, जबकि इसे 30 हो जाना चाहिए, रेफरेंस भी ठीक ठाक है। क्योंकि आपने इसे स्विच ऑफ कर दिया, खुद से जो कैलकुलेशन नहीं करेगा, अब ऑटोमेटिक करोगे तभी हुआ होगा ये। अब इसमें कुछ भी लिखोगे तो बदल जाया करेगा तुरंत ही। तो इससे आप एक्सेल को फॉर्मूला के कैलकुलेशन को स्विच ऑफ कर देती हो, तो जो डिलीट करने पे जो खुद से फिर से कैलकुलेशन करता है ना, आधे घंटे लगाता है या 1 घंटे लगाता है ना, वो लगाना बंद कर देगा। अब वो खुद से कैलकुलेशन नहीं करेगा तो सनसना के डिलीट होगा तेजी से। तो ओके, ऐसा एक रिपोर्ट है जिसमें कि फॉर्मूला कुछ कुछ कॉलम्स पे फॉर्मूला यूज हुआ है और किसी किसी पे नहीं हुआ है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, जो डेटाबेस से डेटा फेच करने के बाद उसमें जो जो कॉलम पे फॉर्मूला है वहां पे ब्लैंक रखो और 1 बाय 1 जाओ और चेक करो, जो जो कॉलम में फॉर्मूला नहीं लगा है उसका कॉपी करो और पेस्ट करो एज वैल्यूज, फिर उसको छोड़ो जिसमें फॉर्मूला, फिर आगे वाला। तो इस केस में क्या होता है कि काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं मतलब मेरे को ऐसा दिमाग में क्वेश्चन है कि एक बार में पूरा पेस्ट करे जो फॉर्मूला पे भी इफेक्ट ना पड़े, कि वो ऊपर से फॉर्मूला ड्रैग करके फिर ला रहे हैं, तो उसे मतलब स्विच ऑफ ऑलरेडी करके, एक्सेल बनाओ स्विच ऑफ कर लेना उसे। मैनुअल जो है। स्विच ऑफ करके ओके, सारी काम करने के बाद तब उसे, पेस्ट कर दे। हाँ उसे फिर ऑन भी करना पड़ेगा सो दैट कि वो फिर से कैलकुलेट कर ले वो। देखो इसका मतलब ये है मतलब कि अगर वो मान लो पहले मेरा मैनुअल। जैसे सपोज मान लो मेरा 2 लाख का डेटा है, अब उस पर मैं एक में भी चेंजेस करूंगा ना तो ये पूरी शीट की कैलकुलेशन करने लगता है, पूरी शीट की कैलकुलेशन करेगा। तो मैंने एक एंट्री अभी करा, 10 मिनट लगाया, फिर से कुछ लिखा मैंने, फिर से 10 मिनट लगाया, फिर से मैंने कोई और फार्मूला लगाया, फिर से 10 मिनट, 3 फार्मूला में उसने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया फालतू में। इसे मैं स्विच ऑफ करूँगा, एक ही बार में सारी चीज़ें लिख लख दूंगा मैं, फिर करूँगा तो अब की बार वो 10 ही मिनट लेगा। ओके, तो ऑलरेडी जो जैसे कि उस कॉलम पे फॉर्मूला है उसके नीचे के सारे डेटा डिलीट किए हैं कंट्रोल माइनस करके, मतलब 2 कॉलम छोड़ के डिलीट करते हैं क्योंकि कुछ कुछ कॉलम से फॉर्मूला रहता है, बाकी जो पेस्ट करते हैं उसके नीचे डेटा तो वो क्या हेडर्स के हिसाब से पेस्ट करते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि वो फॉर्मूला वाला कॉलम पे कुछ मत करो, वहां पे कुछ भी डेटा पेस्ट नहीं होना चाहिए फालतू का, नहीं तो फिर फॉर्मूला ट्राई करने में दिक्कत होगा। तो फिर आप यहाँ से मैनुअल अगर क्लिक कर लें और पेस्ट एज वैल्यूज पूरा लाके एक ही बार पेस्ट कर दें, फिर उसके बाद हेडर्स को मैच कर लें और उस हिसाब से उसको हटा दें वहां से जो भी डेटा है,
तो फिर उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दे बाद में आके, हाँ ऑटोमेटिक कोई कर दो, दिक्कत चाहे नहीं जो होगा। कैलकुलेट नाउ कर दोगे तो मैनुअल होने पे भी कैलकुलेट करेगा। जैसे देखो इसे मैं 3 कर देता हूँ मैं, अभी ये 13 होना चाहिए यहाँ पे, अभी भी मेरी सेटिंग मैनुअल ही है, ये बगल में है ना कैलकुलेट नाउ करके, तो हो गया भाई, फिर से फ्रेश हो गया मेरा कैलकुलेशन। लेकिन अभी भी मैनुअल ही है, अब जब जब कहूँगा तभी तभी होगा, खुद से नहीं होगा वो, कैलकुलेट नाउ ओके करके है। ठीक है, ओके। कंट्रोल जी में और क्या है मेरे लिए, ठीक है देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको देख के नहीं पता लगता है यार कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी या नहीं। ऐसी एक एक्सेल की सीट है, एक टेबल यहाँ पे है, एक डेटा यहाँ पे है, यहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया आपने, यहाँ पे भी लगाया है, यहाँ पे भी लगाया है ना। कैसे पता करोगे यार कि हमारे सीट में कहाँ कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है। तो भाई क्या कहोगे, पूरी शीट को ऐसे सेलेक्ट कर लोगे और कंट्रोल जी कहोगे, स्पेशल में जाओगे, कह दोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हो। अब देखो यहाँ पे 2 कंट्रोल्स आ रहे हैं, ये भी उसी से लिंक अप हैं, ये भले डेटा वैलिडेशन के अंदर दिखा रहा है, ये लिंक है। तो ऑल कहोगे तो ऑल का मतलब है कि जितने सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी सबको वो पकड़ लेगा, उस रेंज को वो हाईलाइट कर देगा, कहीं कुछ नहीं मिला तो नहीं। अब जो सेम था, सेम का मतलब है कि सेम टाइप का रूल। सपोज मैंने मान लो एक यहाँ पे लगाया है कि ये सेल्स हाईलाइट करी जाए जो सेल मेरी 10 से बड़ी होगी, तो यहाँ पे 10 से बड़ी, और ऐसा ही रूल यहाँ पे भी लगा है कि 10 से बड़ा हो उसे वो कलर करे। अगर यहाँ पे 20 से बड़ा है तो ये अलग रूल हो गया, ये सेम रूल है। तो फिर अब ये जो सेम वाला था, तो ये सेम वाला हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये वाला रूल लगा हुआ था, तो ये वाला रूल जहाँ जहाँ पे लगा रहेगा सेम वाले में, तो सेम में वहीं वाले रूल को क्लिक पकड़ेगा जो कि ग्रेटर देन 10 से बड़ा वाला होगा। सिमिलरली डेटा वैलिडेशन भी आपको यहीं से पता लग जाएगा कि कहाँ पे मेल के लिए एंट्री हो रही, कहाँ पे फीमेल के लिए एंट्री हो रही, कहाँ पे कि एज ग्रेटर देन दिस होना चाहिए, कहाँ पे डेसिमल वैल्यू की एंट्री करा रहे हो, कहाँ पे एज कॉलम की मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, कहाँ पे कैसी एंट्री करा रहे हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कैप्चर करा सकते हो, पकड़ लोगे इजीली कि कहाँ कहाँ पे लगा है, कहाँ कहाँ पे नहीं। इसमें कोई चैलेंजेस तो नहीं है ना, क्योंकि कंडीशनल नहीं सर, ठीक फॉर्मेटिंग कल परसों ही क्लियर। बताया तो इसे करके नहीं दिखा रहा, बट हाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बेस्ट। ये तो क्लियर है, सारी चीजें आपने अच्छे से बताई है। चलो गो टू स्पेशल ख़त्म हो गया भाई। अब नेम मैनेजर आपका बच रहा है, ठीक है। तो नेम मैनेजर सोच रहा हूँ कल बताऊँ। हाँ ठीक है, कल बता दो अगर आप टाइम है आपके पास तो आज ही बता सकते। इसे तो हो गया 1 घंटा।